वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कॉमर्स दादा चैनल पे आपका स्वागत है। कंपनी चैप्टर के 25 एमसीक्यूज़ के साथ हूँ मैं, और इसमें हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, उसके बारे में। आइए मैं उसको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। देखते हैं एक लाइन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय, यानी कि एक कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किसके द्वारा। पहला है स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड इज कंपनीज एक्ट, एंड थर्ड इज इन्वेस्टर्स, एंड डी इज मेंबर्स। तो कंपनी जो क्रिएट की जाती है वह हमेशा कंपनीज एक्ट के तहत ही बनाया जाता है। सो कंपनी हमेशा किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो दैट इज कंपनीज एक्ट। सो राइट आंसर इज बी। बी मीन्स कंपनीज एक्ट। ओके, नाउ come with next question. Question number 2 is persons who start a company are called, यानी कि वह व्यक्ति जो कंपनी को स्टार्ट करता है उसे क्या कहते हैं। आपने कई बार शेयर होल्डर्स सुना होगा जो शेयर खरीदते हैं, डायरेक्टर्स का भी नाम सुना होगा, प्रमोटर्स के नाम सुने होंगे, ऑडिटर्स के नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जो स्टार्ट किया, उसे हम क्या बोलेंगे। राइट आंसर इज प्रमोटर्स, यानी कि प्रमोटर्स वो व्यक्ति होते हैं एक कंपनी के जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। राइट, सो द राइट आंसर in this question is C. Option C is the right answer. Promoters are those persons who start the company. Now come with the next question. Third question is minimum number of members to form a company is. कम से कम कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे दो सवाल आता है। पहला कि जब पब्लिक कंपनी की बात करें, और दूसरा जब प्राइवेट कंपनी की बात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए। सो द राइट आंसर इज 7। कम से कम 7 व्यक्तियों का होना जरूरी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों में मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड होते हैं मेंबर्स के, जो किसी कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त मिनिमम उतने ज़रूरी होते हैं। पिछला क्वेश्चन था पब्लिक कंपनी के लिए, अब है प्राइवेट कंपनी के लिए। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है सिर्फ 2 व्यक्ति की ही ज़रूरत होती है और कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। राइट, और अब जो है 2013 के एक्ट के बाद 1 पर्सन कंपनी भी आया है, तो उसमें 1 व्यक्ति का होना, एक व्यक्ति का होना ही काफ़ी है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो आंसर इज़ 2, यानी कि मिनिमम नंबर कितने होंगे प्राइवेट कंपनी के लिए, 2 होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। शेयर होल्डर्स आर कस्टमर ऑफ द शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर कौन होते हैं, क्या होते हैं कंपनी के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है कस्टमर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर एक नॉर्मल ग्राहक है कंपनी के लिए। सेकेंड इज ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जिन्होंने पैसा ले रखा है कंपनी का। ठीक है, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो शेयर होल्डर, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी से शेयर खरीदता है तो उसके लिए जो वो पैसा देता है वह कंपनी का कैपिटल कहलाता है, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो उस हिसाब से जो भी व्यक्ति शेयर होल्डर है किसी भी कंपनी का, वह उसका ऑनर कहलाता है। सो द राइट आंसर इज बी, ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। अब देखिए, जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी में, उनकी लायबिलिटी कितनी होती है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ का कंपनी है
तो एक व्यक्ति के ऊपर कितने की लायबिलिटी होगी, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि हमारे पास ऑप्शन पहले देखते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग, यानी कि निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, स्टेबल यानी कि अस्थिर होता है, और फ्लक्चुएटिंग जो बदलता रहे। तो ऐसा नहीं है, लायबिलिटी जो होता है वह हमेशा लिमिटेड होगा मेंबर्स का। किस तरीके से, तो अकॉर्डिंग टू द शेयर, जिसके पास जितने की शेयर रहेगी उतने का ही उसका लायबिलिटी एक कंपनी में होगा, किसी भी शेयर होल्डर का। सो द राइट आंसर इज लिमिटेड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, liability of a shareholder is limited to fill in the blanks of the shares allotted to him। अब देखिए, कह रहा है कि एक शेयर होल्डर का, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जितने का शेयर है उसके पास उतने की लायबिलिटी है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शेयर होल्डर को जो शेयर दिया गया, ठीक है, उसके किस वैल्यू पे, कितने वैल्यू पे उसकी क्या होगी, तो लायबिलिटी होगी। अब शेयर के प्राइस की बात करते हैं। एक होता है पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू जितना उसको पे करना है। सेकंड है कॉल्ड अप वैल्यू, जितना कंपनी ने मांगा है। थर्ड वन इज फेस वैल्यू, यानी कि जितने की एक्चुअल में वो शेयर है। एंड लास्ट वन इज रिजर्व प्राइस, अगर कोई रिजर्व प्राइस रखी गई है कंपनी के तरफ से तो वो चीज़। तो देखिए, एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर जो होता है उसका एक फेस वैल्यू होता है, जो सी नंबर में है आपका ऑप्शन। फेस वैल्यू यानी कि जब कंपनी ऑथोराइज्ड होती है, तो ऑथोराइज्ड होने के बाद, कंपनी स्टार्ट होने के बाद शेयर का एक फेस वैल्यू होता है कि हम उसको पहले ही शुरू में स्टार्टिंग में ये तय करते हैं कि एक शेयर 10 की है, 100 की है, 50 की है। तो जो शेयर होल्डर जितने का भी शेयर ले रखा है, अब उसके पेड अप या कॉल्ड अप से कोई मतलब नहीं है, और जितने की शेयर उसके पास है, अगर 10 रुपये की एक शेयर है तो 10 रुपये का उसका लायबिलिटी होगा, यानी कि एक शेयर के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी होगी। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज फेस वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर को एक कंपनी से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, या डिविडेंड मिलता है? सो द राइट आंसर इज डिविडेंड। कंपनी से वैसे शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी मिलती है कभी कभी, जैसे कि कॉल्स इन एडवांस है, बट जो मेन मकसद है शेयर होल्डर का कि उसे कंपनी से क्या मिलना चाहिए, शेयर वो क्यों खरीदते हैं। सो द राइट आंसर इज डिविडेंड। डिविडेंड जो वह पैसा जो शेयर के बदले किसी भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होने के बाद जो हिस्सा मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट इज पार वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स। देखिए, आपने कई बार सुना होगा शेयर इशूड एट पार, तो ये पूछ रहा है कि किसी भी शेयर का पार वैल्यू क्या होता है ना। तो एक्चुअल प्राइस जो शेयर का है, ऑप्शन नंबर बी जो फेस वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी जो शेयर का मार्केट वैल्यू है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिविडेंड। तो इसमें देखिए आंसर इसका होगा फेस, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज द मीनिंग ऑफ पार वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी कि पार वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है कि जो जब कंपनी स्टार्ट होती है और उस वक्त कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है एक शेयर का प्राइस, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। Next is, for example, par value is ₹10 and it is issued at 15. Then ₹5 is dash amount। देखिए, एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू या पार वैल्यू कितना है? 10 रुपये का एक्चुअल प्राइस। अब उसी क्वेश्चन को उसने ये बोला, इसी चीज़ को, इसी शेयर को उसने इशू किया कितने पे? 15 रुपीज़ में। तो अगर वो 15 रुपीज़ में से इशू किया, जो चूँकि उसका फेस वैल्यू 10 का था, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ है वह क्या कहलाएगा?
तो वो 5 रुपीज़ प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड एंड प्रीमियम। आई थिंक मोस्ट बच्चों को पता होगा कि जब भी पार वैल्यू से ज़्यादा पे अगर हम शेयर को इशू करते हैं तो जितने से ज़्यादा पे करते हैं, जैसे यहाँ 10 से ज़्यादा हमने 5 में किया है, तो ये 5 रुपया हमारा क्या होगा, दैट इज़ अ प्रीमियम अमाउंट, राइट, दैट इज़ अ प्रीमियम अमाउंट। नेक्स्ट इज अ कंपनी में इशू। एक कंपनी क्या इशू कर सकता है, देखिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ एंड नन ऑफ द एबव। आई थिंक मोस्ट बच्चों को इसका आंसर पता होगा, और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, एंड आई थिंक सारे बच्चों को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। एक कंपनी में किस व्यक्ति को जो डिविडेंड है, किस शेयर होल्डर को एक निश्चित रेट पे मिलना ही मिलना है, मिलता है। अब देखिए, शेयर होल्डर की अगर बात करें, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर एंड प्रोमोटर्स। 4 व्यक्तियों का नाम है, और किस व्यक्ति को डिविडेंड जो है एक फिक्स रेट पे मिलता ही मिलता है। तो आपको बता दें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, नाम भी है प्रेफरेंस, यानी कि उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और उन्हें जब प्रेफरेंस शेयर का खरीद और बिक्री होता है उसी वक्त ये चीज़ फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतना % का जो है कंपनी का डिविडेंड फिक्स है कि आपको पहले मिलेगा ही, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिले। So the right answer is preference shareholder. Now the next question is authorized capital of a company is mentioned in। जो authorized capital होता है एक कंपनी का, उसे कहाँ पर मेंशन किया गया रहता है, तो कंपनी के द्वारा देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट, दिस 4 आर द ऑप्शन। देखिए, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, यानी कि जब कंपनी के एक्ट के थ्रू जब कंपनी का स्टार्ट किया जाता है, कंपनी का फॉर्मेशन होता है, उस वक्त ये MOA बनाया जाता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, और उसी वक्त कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल उसकी कितनी होगी, और उसे यह चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही डालना होता है। सो द राइट आंसर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर at a price lower than its face value is called issue at loss, issue at profit, issue at a discount and issue at a premium। यानी कि किसी भी शेयर को अगर उसके फेस वैल्यू से अगर कम पर इशू की जाए, ठीक है, किसी शेयर को उसके फेस वैल्यू से अगर कम पे शेयर किया जाए, इशू किया जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। तो आपको पता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये की एक शेयर है, राइट, 10 रुपये की एक शेयर है, ये उसका फेस वैल्यू हो गया, और इशू कितने में की गई, लेस देन 10, दैट इज 9, 4, 7 एनीथिंग, तो दैट केस इज नोन एज इशू एट डिस्काउंट, राइट, इशू एट डिस्काउंट, यानी कि जब भी प्राइस जो फेस वैल्यू है उससे कम रखा जाए, उससे कम पे इशू किया जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, इशू एट डिस्काउंट। सो द राइट आंसर इज सी, इशू एट डिस्काउंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें बच्चे सोचते हैं कि पैसा आ रहा है तो रियल अकाउंट होगा, नहीं, ये पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स का एक साथ बनाया जाता है, तो चूँकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के होते हैं उस वजह से इसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, और ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू। अब देखिए, अभी हमने हायर देन से पहले हमने लोअर देन द फेस वैल्यू देखा था। अब क्वेश्चन है कि शेयर को इशू किया जा रहा है और अपने उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पे किया जा रहा है। तो ज़्यादा पे जब भी करते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज इशू एट अ प्रीमियम। ये इससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव में था कि इशू एट प्रीमियम वाला अमाउंट, जैसे कि सपोज 10 की एक शेयर है फेस वैल्यू, हमने इसको मोर देन 10 पे इशू कर दिया, लाइक 12, लाइक 15, सो ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज इशू एट प्रीमियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो क्या है? प्रॉफिट है, इनकम है, रेवेन्यू है, या फिर कैपिटल है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो देखिए, चूंकि शेयर का जो फेस वैल्यू है उससे अगर प्रीमियम पे इशू की जा रही है तो ये बात से हो रहा है कि कंपनी का जो कंडीशन होगा वो बेटर होगा, और इस तरह के प्रीमियम वाले अमाउंट को कंपनी अपना कैपिटल प्रॉफिट मानती है। क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो किसी बिजनेस के, जो बिजनेस का काम है उससे आने वाला पैसा। लाइक कोई मोबाइल फ़ोन सेल करता है तो मोबाइल फ़ोन के सेल करने से जो पैसा आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। बट चूंकि यहाँ पे हमें गुडविल से पैसा आ रहा है कंपनी के अच्छे नेचर के, सो दैट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। सो द राइट आंसर इज कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि प्रीमियम जो है किसी भी शेयर पे मैक्सिमम कितनी ली जा सकती है, कितनी बढ़ाई जा सकती है। सपोज 10 रुपये की शेयर है तो कितना तक हम उस पर प्रीमियम रख सकते हैं? तो ऑप्शन है 5%, 10%, नो लिमिट एंड 100%। 100% मतलब 10 रुपये की शेयर है तो 10 तक का ही आप प्रीमियम रख सकते हैं, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? नो लिमिट। अगर कंपनी बहुत बेटर है वो अपने हिसाब से जितना भी उस पर प्रीमियम रखना चाहे वो रख सकती है। सो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्रीमियम ऑन शेयर इज नो लिमिट, जितना वो रख सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन a company issues share at a premium, the amount of premium should be received by the company। देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर को इशू करता है प्रीमियम पर तो ये जो अमाउंट होगा प्रीमियम का वो कब लिया जाएगा कंपनी के द्वारा? पहला ऑप्शन है along with एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के साथ लिया जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी इज along with अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के साथ लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज along with कॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी along with एनी ऑफ द एबव। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है तो अलॉटमेंट पे ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ ले सकते हैं, कब ले सकते हैं। तो आंसर है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लेना चाहती है। एप्लीकेशन के टाइम भी ले सकती है, अलॉटमेंट के टाइम भी ले सकती है, और किसी भी कॉल पे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, कहीं भी ले सकती है। सो ऑल ऑफ द एबव, अलॉन्ग विथ एनी ऑफ द एबव, किसी के साथ भी ली जा सकती है। सो द राइट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, amount of securities premium can be utilized where? ऑप्शन इज राइटिंग ऑफ, सॉरी यहाँ पे वाइल लिखा गया, इसे करेक्शन कर लीजिए, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो छोटे मोटे खर्च होते हैं, जो प्रारंभिक खर्च होते हैं, उस वक्त उस खर्च को राइट ऑफ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इशूइंग बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स जो भी हैं उस कंपनी के, उनको बोनस दी जा रही है उसके लिए। एंड लास्ट वन इज बाई बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये देखिए, बाई बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को और उसके बैलेंस को, इस तीनों चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, ऑल इज द आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
interest on calls in areas is charged according to table F। अब देखिए कॉल्स इन एरिया जो है उस पर कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। आपको याद रहना चाहिए कि टेबल एफ एंड टेबल ए दो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय टेबल एफ जो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स कितना यूज़ किया जाएगा। आंसर इज 10%। अगर यहीं पर होता कि टेबल ए के द्वारा कितना होता है तो टेबल ए का अगर पूछता तो टेबल ए का है 5%, राइट, ये याद रखना है। लेकिन टेबल एफ का पूछ रहा है तो दैट इज 10% पर एनम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर टेबल एफ। अब देखिए यहाँ पर भी टेबल एफ का पूछा है कि एज पर टेबल एफ, ठीक है। क्या पूछा है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे हाउ मच % इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर टेबल एफ के द्वारा कितने इंटरेस्ट लगाए जाएंगे। आंसर इज 12%। और अगर यहाँ पर फिर उसी तरीके से टेबल ए का पूछता तो दैट विल बी 6%, अगर टेबल ए का पूछता तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर्स। कह रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट किस वक्त जो है किया जा सकता है ना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं की जा सकती है, इक्वल सब्सक्रिप्शन में नहीं की जा सकती है, एंड द लास्ट वन इज एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर। तो अगर डायरेक्टर अगर चाहता भी है लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है या इक्वल सब्सक्रिप्शन है तो उस वक्त वो चाह करके भी नहीं कर सकता है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट कब की जा सकती है, एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन full amount is due on any call but it is not received then the shortfall is debited to। ये देखिए क्वेश्चन है कि अगर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरा का पूरा पैसा ड्यू है बट ये रिसीव नहीं हुआ, यानी कि पैसे हमारे कॉल के नहीं आ रहे हैं, सो दैट अमाउंट इज नोन एज व्हाट, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। और हम उसे किस अकाउंट में डेबिट करते हैं, दैट इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट, दैट इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि किसी शेयर होल्डर को कितना शेयर मिला, एंड कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि जितने पैसे कंपनी ने अभी मांगा है, लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉलिंग माना नहीं मांगा। तो कह रहा है कि सब्सक्राइब्ड में और कॉल्ड अप के बीच का जो फ़र्क है वो क्या कहलाता है। तो सपोज़ कि किसी ने 10 रुपये का जो है सब्सक्राइब किया, राइट, और कंपनी ने कॉल किया है सिर्फ 4 रुपये के लिए, तो रेस्ट अमाउंट जो है दैट इज़ ₹6, दैट इज़ कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि अभी इसको कॉल नहीं किया गया है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे और पार्ट 2 के साथ हम जल्दी मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, उसका आपको आंसर हमें बताना है कि वो कौन सा आंसर होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।